हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू न्यूक्लिकिंग फोरम। मैं हूं आपका किशोर सर और आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं एक नया टॉपिक और ये टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल जो है ना वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं स्टेट बोर्ड में। और 3 मार्क्स के लिए तो ये न्यूमेरिकल आते ही है, इसलिए टॉपिक को अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ हेजेस लॉ। अब कुछ टीचर इसे हेज लॉ बोलते हैं, कुछ टीचर इसे हेजेस लॉ बोलते हैं। बोलिए कुछ भी, स्पेलिंग बराबर लिखिएगा, है ना। चलिए फिर, अब हेजेस लॉ क्या कहता है ना, हेजेस लॉ कहता है कि आप रिएक्शन सिंगल स्टेप में करिए या फिर मल्टीपल स्टेप्स में करिए, जो टोटल रिएक्शन का डेल्टा एच रहेगा ना वो सेम ही रहेगा। यानी सिंगल स्टेप में होने वाले डेल्टा एच का रिएक्शन और वही रिएक्शन अलग अलग स्टेप में होने के बाद में जो डेल्टा एच आएगा वो डेल्टा एच, दोनों रिएक्शन का डेल्टा एच एग्जैक्ट सेम रहेगा। यही स्टेटमेंट को थोड़ा सा अगर हम चेंज करते हैं तो वो स्टेटमेंट बनेगा कि रिएक्शन आप डायरेक्टली करिए या फिर इनडायरेक्टली करिए, तो डायरेक्ट स्टेप से होने वाला जो डेल्टा एच रहेगा और इनडायरेक्ट स्टेप से होने वाला जो डेल्टा एच रहेगा, दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, सेम। अब ये टर्म्स यानी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू हेजेस लॉ, व्हेन रिएक्शन टेक्स प्लेस in a single step or in a multiple step, the total enthalpy change, ये टोटल एंथैल्पी को चेंज को ना आप नेट एंथैल्पी चेंज भी बोल सकते हैं। मैं टोटल बोलता हूं, द मल्टीपल स्टेप, मैं क्या लिखा हूं, व्हेन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ए सिंगल स्टेप और इन ए मल्टीपल स्टेप, देन टोटल या फिर नेट टोटल एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन विल ऑलवेज रिमेन सेम। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो देखिए क्या कहता है ना हेजेस लॉ, व्हेन अ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप और इन अ मल्टीपल स्टेप, द टोटल एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन विल ऑलवेज रिमेन सेम। अब इसी स्टेटमेंट को हम दूसरे फॉर्म में कैसा बोलेंगे ना, when reaction takes place directly or indirectly, the total enthalpy of a reaction will always remain same। दोनों में कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, बस स्टेटमेंट आपको समझ में आना चाहिए, लिखना कैसा है। ठीक है, चलिए अभी इसका ना इलिस्ट्रेशन देखते हैं। इलिस्ट्रेशन का मतलब हमें एक्सप्लेन करके देना है और ये प्रूव करके देना है कि हेजेस लॉ ने जो कहा वो सही है। अब इसके लिए ना हम एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, और फिर एग्जाम्पल किसका ना, कंबशन ऑफ कार्बन का। अब कंबशन ऑफ कार्बन कैसे लिखते हैं, सी सॉलिड प्लस O2 गैस, देन यू विल गेट व्हाट, CO2 गैस। जब आपने कंबशन किया कार्बन का, मींस कार्बन को जलाए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला आपको। पता है आपको इसका डेल्टा एच का वैल्यू क्या रहता है, माइनस में रहेगा। कंबशन रिएक्शन है, हमेशा एक्सोथर्मिक रहेगी, माइनस में रहेगा। क्या वैल्यू रहता है, 394 किलोजूल पर मोल। ठीक है ना, वैल्यू अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम्पल में लिखना पड़ता है। कभी कभी थियोरेटिकल पोर्शन में भी ये 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। सो इलिस्ट्रेशन में हमने क्या दिया ना, ये है आपका सी सॉलिड जो बर्न हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, CO2 गैस मिल रहा है। ये है आपका स्टेप 1। स्टेप 1 मीन्स ये है आपका डायरेक्ट स्टेप या फिर सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप में डायरेक्टली आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला, बट ये रिएक्शन इस तरह से नहीं होती है। ये रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होती है। और मल्टीपल स्टेप्स कैसी है, मान के चलिए अभी स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा, सबसे पहले कार्बन सॉलिड को जब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलता आपको डायरेक्टली। कार्बन डाइऑक्साइड की जगह आपको मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अब है तो कंबशन ही, तो डेल्टा एच का वैल्यू तो माइनस ही रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या रहेगा, -83 किलोजूल पर मोल। ये सभी वैल्यूज याद रखनी होती है। ठीक है, पहले वाली रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट मिला, पर उसी में हमने कार्बन को जब जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिला। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं यहां पर हाफ O2 लिखता हूं। नाउ स्टेप 3 एंड लास्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपको मिला ना, उसको फिर से ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में बर्न करिए, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा।
और इस रिएक्शन का डेल्टा एच का वैल्यू क्या रहेगा, -311 किलो जूल पर मोल। अब ये जो स्टेप है ना आपका, ये है डायरेक्ट स्टेप, और जब ये दोनों स्टेप हो गए इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट स्टेप में आने वाली डेल्टा एच का वैल्यू देखो, तो स्टेप 1 में आने वाला डेल्टा एच वैल्यू को हम ना 1 लिखेंगे, इसे 2 लिख देंगे और इसे 3 लिखेंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा एच 1 इक्वल्स टू डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 3, लिख सकते हैं ऐसा, और ये बनता भी है। अब डेल्टा एच 1 का वैल्यू कितना है, -394। डेल्टा एच 2 का वैल्यू कितना है, -83 प्लस ऑफ -311, ये हो जाएगा -83 -311, ये -394, देन -394 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस साइन माइनस, 3 और 1 4, 8 और 3 11, कैरी 1, 3 और 83 311 करेक्ट है क्या, ये 83 3 और 1 4 8 सॉरी 39 आएगा, 8 और 1 9 और ये 394। देखिए दोनों रिएक्शन का डेल्टा एच का वैल्यू सेम आया। कहने का मतलब आप ये रिएक्शन को डायरेक्ट रिएक्शन कंसिडर करिए और ये रिएक्शन को इनडायरेक्ट रिएक्शन कंसिडर करिए। तो आप कार्बन को जलाने के बाद में डायरेक्ट CO2 मिलाइए, या फिर ये स्टेप से सबसे पहले CO गैस को मिलाइए देन CO2 को मिलाइए, कैसे भी करिए आप, रिएक्शन का टोटल डेल्टा एच का वैल्यू सेम ही रहेगा। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप रिएक्शन कैसे कर रहे हैं, बर्निंग हो या कोई और भी रिएक्शन हो, अगर वो डायरेक्टली करेंगे या फिर इनडायरेक्टली करेंगे, टोटल डेल्टा एच का वैल्यू सेम ही रहना है। दैट इज हेजेस लॉ। ठीक है, तो ये हेजेस लॉ का ये डेफिनेशन है, ये सॉरी क्या बोल सकते हैं इसे ना, लॉ है, सेंटेंस है, और ये इसके एग्जाम्पल्स है। ठीक है, ये दोनों को अच्छे से लिखिए आप, और ये वैल्यूज को भी लिखना होता है एक्सप्लेन करने के लिए। अब देखते हैं हेजेस लॉ के ना यूजेस। अब हेजेस लॉ के यूज हम कहाँ पे, एक्चुअली यूज नहीं बोल सकते उसे, हमें बोलना होगा अप्लीकेशन। अप्लीकेशन यानी हम उसे कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब सबसे पहला हेजेस लॉ के मुताबिक, मीन्स अकॉर्डिंग टू हेजेस लॉ, यू कैन कैलकुलेट डेल्टा एच फॉर दोज रिएक्शन विच आर नॉट डायरेक्टली फॉर्म। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है जो डायरेक्टली तैयार नहीं होती है, उनका डेल्टा एच का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं हेजेस लॉ के हिसाब से। दूसरा, अकॉर्डिंग टू हेजेस लॉ यू कैन कैलकुलेट डेल्टा एच फॉर दोज रिएक्शंस विच आर नॉट डायरेक्टली बर्न, या फिर ये डायरेक्टली बर्न लिखने से अच्छा ना मैं तो बोलूँगा आप बोलिए विच आर नॉट कंप्लीटली बर्न। कंप्लीटली बर्न का मतलब समझते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल कैम्फर। अब आप कपूर जो है ना, मराठी में कापूर बोलते हैं, कपूर जो होता है, आप उसको जलाइए, जलाने के बाद में पूरा जल के ख़त्म होता है। पर यही आप कोयला जलाइए, मीन्स कोल, तो कोल को जलाने के बाद में राख बचती है, तो कोयला पूरी तरह से नहीं जलता है, कैम्फर पूरी तरह से जल जाता है ना, रॉकेल पेट्रोल डीजल ये पूरी तरह से जलते हैं। तो वो डायरेक्टली बर्न होते हैं और कुछ कंप्लीटली बर्न नहीं होते। तो वो डायरेक्टली बर्न हो या इनडायरेक्टली बर्न हो, या फिर वो कंप्लीटली बर्न हो या कंप्लीटली बर्न ना हो, आप उनका भी डेल्टा एच कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हेजेस लॉ। तीसरा, ये तो मेरा सबसे फेवरेट एप्लीकेशन है। हेजेस लॉ के हिसाब से आप डेल्टा एच उस रिएक्शन का भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो बहुत ही स्लो है, बहुत स्लो रिएक्शंस रहती है, लाइक करोजन हो गया, सालों सालों तक चलता है वो रिएक्शन का। अब उसका डेल्टा एच कैलकुलेट करने के लिए बैठे थोड़ी रहेंगे वहाँ पे एक साल तक, नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में आप हेजेस लॉ के हिसाब से पहले दिन का डेल्टा एच कैलकुलेट करिए, दूसरे दिन का करिए, और सबसे लास्ट वाला करिए। दोनों का बाद में क्या करना कर लीजिएगा। हेजेस लॉ के हिसाब से आप उस रिएक्शन का भी डेल्टा एच कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट, दुनिया में जितनी भी रिएक्शंस है, अब हीट ऑफ रिएक्शंस कितनी कितनी हम पढ़े थे इसके पहले, याद है आपको? हीट ऑफ सॉल्यूशन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन है, एटोमाइजेशन है, सब्लिमेशन है, वेपराइजेशन है, न्यूट्रलाइजेशन है, कंबशन है, फॉर्मेशन है, बहुत सारी है, सॉल्यूशन है, न्यूट्रलाइजेशन वगैरह सब। सभी रिएक्शन का डेल्टा एच हेजेस लॉ के बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे आप? यू कैन कैलकुलेट, या फिर वी कैन कैलकुलेट डेल्टा एच फॉर all heat of reactions like neutralization, solution, formation, atomization, etc. क्लियर हुआ? एंड लास्ट, ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये लास्ट पॉइंट के बेस पे ही न्यूमेरिकल्स है। और वो लास्ट पॉइंट क्या है? अब आपके पास में कोई भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन हो, कोई भी,
when you have any thermochemical equation, then you can add, you can subtract, you can divide and you can multiply any thermochemical equation. आप कोई भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। एक प्रकार का ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन कंसिडर किया जाता है अकॉर्डिंग टू हेजेस लॉ। ओके स्टूडेंट्स, तो 3 मार्क के लिए स्टेटमेंट लिखना है, एग्जाम्पल देकर इलिस्ट्रेशन करना है एंड देन एप्लीकेशन लिखना है, तब जाके 3 मार्क्स मिलेंगे अगर थियोरेटिकली पूछा गया तो। या फिर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, हम ये न्यूमेरिकल के पोर्शन में देखेंगे जब आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा और न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करेंगे तब। तो ये है आपका आज की इस वीडियो का हेजेस लॉ थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।